नमस्कार दोस्तों। तो इजराइल ने एक बार फिर से बहुत बड़ा स्टेप लिया है और अभी जैसे ही जब जब ये ऐसा लगता है कि सीज फायर अब साइन हो जाएगा, अब सीज फायर हो जाएगा, वैसे ही इजराइल कुछ ऐसा करता है जिसके बाद मतलब सीज फायर डील जो है वो बहुत दूर चली जाती है इजराइल से। अभी इजराइल ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि फतह पार्टी का कोई बड़ा सीनियर ऑफिशियल जो है उसके ऊपर अटैक किया गया है। तो हुआ ये है रिसेंटली कि इजराइल ने फतह पार्टी के सीनियर कमांडर यानी कि खलील मगदा, जो कि फतह पार्टी में अच्छी खासी पकड़ रखता था, उसको एलिमिनेट कर दिया, उसके ऊपर अटैक किया और उस अटैक में उस फतह कमांडर को मार गिराया है। उसका नाम है खलील मगदा और ये जो पूरा अटैक किया गया ये एक एयर स्ट्राइक द्वारा किया गया है और लेबनान की जो सिटी है सिडोन, उसमें ये अटैक जो है वो किया गया है। अब रिसेंटली हुआ क्या था कि जो खलील मगदा है इसको इजराइल बार बार कहता था कि ये जो है पर्सन ये पैसे और जो वेपन्स है उनको वेस्ट बैंक में पहुंचाने का काम करता है और ये आईआरजीसी के साथ मिला हुआ है, आईआरजीसी के साथ बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करके ये काम कर रहा है और इसीलिए और इसके भाई दोनों खलील मगदा और मुनीर मगदा, ये दो भाई हैं, दोनों फतह पार्टी में हैं और दोनों के ऊपर ये आरोप इजराइल शुरू से लगाते रहा है कि ये दोनों जो है वो आईआरजीसी की हेल्प करते हैं, वेपन्स को स्मगल करने में, पैसा पहुंचाने में, ये टेरर फंडिंग करने में, सारी चीज़ें में दोनों भाई हेल्प करते रहते हैं और इसीलिए काफ़ी टाइम से ये स्कैनर पर भी था। और अब क्या हुआ है रिसेंटली कि ये कार से जा रहा था और एक पैलेस्टीनियन कैंप है वहाँ पर, उस पैलेस्टीनियन कैंप का नाम है अल हेलवे। उस कैंप के करीब इसकी कार जब पहुंचती है तो अचानक से वहां पर एयर स्ट्राइक किया जाता है और उस एयर स्ट्राइक में पूरी कार जो है वो ख़त्म हो जाती है और बाद में जब बॉडी निकाली जाती है तो उसकी शिनाख्त जब की जाती है तो पता लगता है कि वो पर्सन जिसको मारा गया है वो खलील मगदा है। खलील मगदा और उसके भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुनीर मगदा, दोनों पर ही ये दोनों ही बहुत ही सीनियर ऑफिशियल हैं फतह के और आईआरजीसी के साथ मिल करके ये काम करते हैं वेपन्स को और पैसों को पहुंचाने में वेस्ट बैंक के अंदर में। और सिर्फ वेस्ट बैंक ही नहीं, वेस्ट बैंक के अलावा भी अगर आप देखोगे तो इनके ऊपर आरोप है कि वेस्ट बैंक में पैसे पहुंचाना, हथियार पहुंचाना, उसके साथ गाज़ा स्ट्रिप में भी टेरर फंडिंग और वेपन्स के नाम में कई बार खलील मगदा और उसके भाई मुनीर मगदा का नाम ऑलरेडी आ चुका है। लेबनान में भी हिजबुल्लाह को हेल्प करने के लिए जाने जाते हैं दोनों भाई, कि ये दोनों जो हैं वो फतह पार्टी के सीनियर ऑफिशियल हैं और उसके तहत ये क्या करते हैं कि ये आईआरजीसी के साथ मिलकर के हिजबुल्लाह को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। इवन इजराइल ने इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था, अभी पिछले बार ही इल्ज़ाम लगाया था कि हिजबुल्लाह और आईआरजीसी इन दोनों की मदद से जो इजराइल पर अटैक हुए थे उसमें कहीं ना कहीं खलील मगदा और इसका भाई मुनीर मगदा दोनों का हाथ था। अभी आपको रिसेंटली पता है कि एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था जहाँ पर एक बहुत बड़ा मतलब प्लान था टेररिस्ट अटैक करने का इजराइल के अंदर में। साइनागॉग के बहुत करीब एक सुसाइड बॉम्बर ने एक अटैक किया था। हालांकि उस अटैक जो है वो बहुत डेडली नहीं हो पाया क्योंकि वो बॉम्ब जो है वो पहले ही फट गया, उसको न्यूज़ मैंने आपको कवर करके बताई थी और उसमें कहीं ना कहीं उसके ऊपर पूरी जाँच चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और उसमें कहीं ना कहीं खलील मगदा और इसके भाई मुनीर मगदा को स्कैनर पर इजरायली फोर्सेस ने लिया हुआ था। उसके बाद ईरान ने एक बहुत बड़ी कोशिश करी थी वेस्ट बैंक में हथियारों के कंसाइनमेंट को पहुंचाने की। बहुत बड़े हथियार का कंसाइनमेंट जो है वो ईरान ने कोशिश करी थी स्मगल करने की वेस्ट बैंक के अंदर में और उस पूरे डील को जो है वो ब्रोकर करवा रहे थे ये दोनों भाई, यानी कि खलील मगदा और मुनीर मगदा। तो ये दोनों मिलकर के उस डील को ब्रोकर करवा रहे थे और उसके बाद हालांकि इजराइल ने उन पूरे जो हथियारों का कंसाइनमेंट था उसको पकड़ लिया था, लेकिन उसी के बाद से लगातार इजराइल और ज़्यादा अग्रेसिवली इन दोनों भाइयों को खोजने लग गया था, खलील को और मुनीर को। और उसके बाद खलील की लोकेशन मिलती है इजराइल को और फाइनली उसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों ने तो एलिमिनेट कर दिया इजराइल ने, उसके ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम थे, वो सारी चीज़ें थी। अब दूसरा साइड है वो है फतह पार्टी का। फतह पार्टी को आपको पता है, जो फतह पार्टी है पैलेस्टीन में एक पूरा फतह मूवमेंट लीड कर रही है और उसको पार्टी को जो प्रेसिडेंट हैं और जो पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, वो फतह पार्टी को चलाते हैं, वो फतह पार्टी के बड़े लीडर हैं। तो महमूद अब्बास ने यहाँ पर ये बात कही है कि देखो फतह पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो इस पूरे इशू के अंदर में सीज फायर को ब्रोकर कर रही थी, सीज फायर को करवाने की कोशिश कर रही थी। इजराइल चाहता ही नहीं है सीज फायर हो और इसीलिए वो शांति प्रिय पार्टी हैं जो फतह पार्टी जैसी, जो शांति चाहती हैं पूरे रीजन में। और इजराइल क्योंकि शांति चाहता ही नहीं है इस पूरे रीजन में, इसलिए उसने हमारे सीनियर कमांडर को यानी कि फतह पार्टी के बहुत बड़े ऑफिशियल को अपना टारगेट बनाया। और इसका साफ साफ मतलब यह है कि अब इजराइल जो है इस पूरे रीजन के अंदर में एक ऑल आउट वॉर चाहता है, एक फुल स्केल वॉर चाहता है। वो लेबनान के ऊपर हमला कर रहा है, उसने सीरिया में हमला किया, उसने हमास में मतलब पैलेस्टीन वाली जो टेरिटरी है वहाँ पर तो हमला किया ही है। करीब 1 लाख लोगों की कैजुअलिटीज़ पूरे मामले में हो चुकी है, लेकिन इजराइल अभी भी रुकने को तैयार नहीं है बिकॉज वो ऑल आउट वॉर चाहता है। वो पूरी तरीके से
जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस वहाँ पर हैं उनको ख़त्म कर देना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा काम कर रहा है, ऐसा महमूद अब्बास का कहना है। और जब उन्होंने बोला है कि इजराइल ऑल आउट वॉर चाहता है, तो आप इसको समझ सकते हो कि इसका कुछ बहुत सीरियस रिपरकशन हो सकता है इजराइल के लिए भी, बिकॉज ये दोनों पर्सन ही, मतलब खलील मकदा जो था वो बहुत ही सीनियर पर्सन था इसका फतेह पार्टी का, और फतेह पार्टी की काफ़ी अच्छी जो है पकड़ है लेबनान के अंदर में भी और पैलेस्टीन के दोनों मतलब टेरिटरी में, यानी कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में भी काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो उसके सीरियस रिपरकशंस हो सकते हैं। और इंटरनेशनली भी महमूद अब्बास काफ़ी ज़्यादा अच्छी पकड़ रखते हैं, फतेह पार्टी काफ़ी अच्छा पकड़ रखती है। तो ये इनके लिए थोड़ा सा इजराइल के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, बिकॉज जो ये खलील मकदा को एलिमिनेट किया हुआ है ये अब बड़ा चीज़ बनने वाला है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी ने आपके लिए 2 कोर्सेस लॉन्च किए थे, और एक तो कोर्स था हमारा जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, जहां पर हम ऑयल जियोपॉलिटिक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, कैसे ऑयल जियोपॉलिटिक्स की वजह से पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो गया, कैसे 2 ग्रुप्स बने, मतलब बाईपोलर वर्ल्ड बना, फिर उसके बाद जाकर के मल्टीपोलर वर्ल्ड हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 में ऑयल का क्या रोल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 किस तरीके से डिफाइन हुआ था, किस तरीके से उसमें ग्रुप्स बने थे, बड़ी बड़ी जो फैमिलीज आप देखते हो, रॉकफेलर्स को, रॉथस्चाइल्ड्स को, ये कैसे एग्जिस्टेंस में आए थे, किस तरीके से इन्होंने वर्ल्ड के ऊपर अपना कब्जा लिया था, कहते हैं आज भी इनका कब्जा चलता है उस तरीके से। तो ये ऑयल जियोपॉलिटिक्स से सारी कनेक्टेड चीज़ें हैं। ऑयल लीड्स टू मनी एंड मनी लीड्स टू पावर। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स के कोर्स में समझ जाओगे। 5 लेक्चर्स होंगे इस पूरे कोर्स के अंदर में। और उसके बाद जो दूसरा हमारा सेगमेंट है वो इंडियन पॉलिटी का है। हम उन जजमेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिन्होंने इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदल के रख दिया, जिसमें हम गरीबी हटाओ जो आंदोलन शुरू हुआ था और इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो बैंक नेशनलाइजेशन केस देखेंगे। उसके बाद आप आज ही मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बाल्को का केस डिस्कस किया था, तो आई होप आपको वो अच्छा भी लगा होगा। उसी तरीके से हम 2G केस को देखेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें सारी वो जजमेंट्स देखेंगे, और सिर्फ जजमेंट्स नहीं, उस टाइम की पॉलिटिकल सिनेरियोस क्या थी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कैसा प्रेशर था, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये जजमेंट दिया तो क्यों दिया, मतलब इस तरीके से हम बहुत एनालिटिकल थिंकिंग के साथ ये सारे कोर्सेज को कंप्लीट करेंगे। तो इस इंडियन पॉलिटी वाले सेगमेंट में भी 5 लेक्चर्स हमारे होंगे। तो मतलब टोटल इस पूरे कोर्स के अंदर में आपके 10 लेक्चर्स हैं। तो इस कोर्स का जो प्राइस है वो सिर्फ 500 रुपीज़ है। अभी डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है, ओरिजिनल प्राइस 999 था। तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के और इस वीडियो के कमेंट में हमने लिंक पिन कर दी अपने कोर्स की। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर जाके आप APYT10 कोड यूज़ करना। तो जैसे ही आप ये कोड यूज़ करोगे आपको डिस्काउंटेड प्राइस शो होने लगेगा और आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, किस तरीके से इजराइल ने एक और बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है। और टेररिस्ट अटैक जो इजराइल के अंदर में हुआ था, ये शायद उसके बदले की तरह हुआ है जो इजराइल ने इस समय स्टेप लिया है, और ये कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट कर देगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।